स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर से आ गए हैं 11th आईपी पढ़ने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो आइए चलते हैं स्टार्ट। देखिए, क्लास 11th की आईपी में जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था 4 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स आपके थ्योरी हैं एंड 2 चैप्टर्स आपके प्रैक्टिकल है। तो इस वीडियो में हम पूरे प्रैक्टिकल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट्स में 2 पोर्शन है, पाइथन एंड माईएसक्यूएल का। एंड मार्क्स की वजह से देखा जाए तो पाइथन 25 मार्क्स कैरी करता है एंड माईएसक्यूएल के पार्ट्स जो है वो 30 मार्क्स कैरी करते हैं। तो आई एम श्योर 70 में से 30 मार्क्स तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माईएसक्यूएल के 1 एंड 100 सारी चीजों के बारे में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। माईएसक्यूएल में बात करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट्स ऑफ माईएसक्यूएल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आती है टर्मिनोलॉजीज। ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है बच्चों? डेटाबेस एक कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका होता है, ठीक है। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब इस बहुत सारे डेटाबेसेस को मैं एक साथ कलेक्ट करती हूँ और उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम रेडी करती हूँ तो उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड आता है डेटा रिटेंडेंसी। रिटेंडेंसी मतलब जब डेटा रिपीट हो, अपने आप को रिपीट करे, उसको उस प्रोसेस को या उस सिचुएशन को बोला जाता है डेटा रिटेंडेंसी। इसके बाद आता है डेटाबेस का स्कीमा, आप किस लेआउट में डेटा को सेव करने वाले हैं। डेटाबेस इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी स्नैपशॉट ऑफ टाइम में वो डेटाबेस कैसा दिख रहा है, कितना डेटा उसके अंदर एंटर कर दिया गया है और कितना डेटाबेस बचा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद है डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा आइसोलेशन, कंस्ट्रेंट्स जो कि रूल्स को दर्शाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हमें याद रखना होगा। अब नेक्स्ट अगर इसके बाद में देखते हैं तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं डीबीएमएस के। इसके बाद देखेंगे तो थर्ड पॉइंट में आता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल वर्ड देखिए, रिलेशनल यहाँ पर आया है और सबसे पहला ही टर्म क्या है? रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल। डीबीएमएस के संदर्भ में अगर मैं रिलेशन बात करूं तो रिलेशन का मतलब होता है टेबल। और टेबल किससे बनता है? रोज और कॉलम से। तो आगे देखिए, टपल्स और रिकॉर्ड्स। टपल्स बोला जाए या रिकॉर्ड्स बोला जाए, दोनों का मतलब सेम है। टपल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, जो हमारी रोज होती है। रोज बेटा क्या होती है? हॉरिजॉन्टल को हम लोग रोज बोलते हैं और वर्टिकल वैल्यूज जो होती हैं वो हमारी कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कॉलम्स का नाम यहाँ पर माईएसक्यूएल में होता है एट्रीब्यूट या फिर फील्ड्स। एट्रीब्यूट या फील्ड्स जहां पर हम लोग बोलेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? कॉलम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिग्री और कार्डिनैलिटी। डिग्री मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनैलिटी। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज या टपल्स। बेटा इसके बाद जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? कीज इन डेटाबेस। कीज इन डेटाबेस मतलब बहुत सारी कीज होती हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, ऑल्टरनेट की हो गया, कैंडिडेट की हो गया। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है? ना तो ये किसी भी रिकॉर्ड को नल रहने देता है, नल मतलब खाली नहीं रहने देता है, और ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। तो जब इस कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन हम लोग जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है क्या? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। इसके बाद है क्या? ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की मतलब क्या होता है? ऐसे कॉलम्स, देखिए बहुत सारे, अगर मैं एक टेबल बना रही हूँ तो उस टेबल में कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो हमेशा यूनिक होंगे, जिनकी वैल्यूज हमेशा यूनिक होना जरूरी होंगे, और कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए रोल नंबर है और नाम है, तो रोल नंबर क्या होंगे बेटा? हमेशा यूनिक होंगे, क्योंकि 2 स्टूडेंट का भले नाम सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर हमेशा क्या होगा? अलग अलग होगा। सेम उसी तरीके से एडमिशन नंबर है वो हमेशा अलग होगा, ईमेल आईडी है वो हमेशा अलग होगी। तो कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि हमेशा डिफरेंट होते हैं, जिनकी वैल्यूज हमेशा डिफरेंट होती है, और कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कई बार सेम हो सकते हैं। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की उसको दिखाता है जो कि ना तो खाली छूटा जाए और ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ किया जाए। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम लोग उसमें लगा सकते हैं जिसमें कि जैसे कि रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, तो ना ही मुझे उसको खाली छोड़ना है और ना ही उसे डुप्लीकेट करने देना है। ऑल्टरनेट की होते हैं जो कि टेबल के ऐसे कॉलम्स जो कि डुप्लीकेट हो सकते हैं, ये कभी भी पूरे यूनिक नहीं होते।
जैसे कि नाम हो गया, या फिर बोला जाए आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, या फिर बोला जाए आपका एड्रेस हो गया। तो इस टाइप की चीजें जो होती है वो ऑल्टरनेट की होती है। नेक्स्ट, कैंडिडेट की कैसे होते हैं बेटा, इसको याद रखने का तरीका, ये प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या प्राइमरी की कौन कौन बन सकता है, रोल नंबर बन सकता है, एडमिशन नंबर बन सकता है, ईमेल आईडी भी लोगों की अलग होती है। तो ये सारे क्या है, हमारे यूनिक कॉलम्स है। लेकिन प्राइमरी की तो कोई एक ही बन सकता है। कैंडिडेट की क्या है, उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल आपके टेबल में एडमिशन नंबर भी है, रोल नंबर भी है। रोल नंबर को आपने बनाया प्राइमरी की, और कैंडिडेट की कौन बन जाएगा, आपका एडमिशन नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करने के लिए जब कोई की यूज की जाती है तो मास्टर टेबल के वो हो जाता है क्या, फॉरेन की। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एब्रिविएशंस आप देखेंगे। एब्रिविएशंस में आते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीडीएल ये कमांड है बेटा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल क्या है, हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल कमांड, टीसीएल क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, एंड एसक्यूएल का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये सारे कुछ एब्रिविएशंस जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बताइए। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन, यस, वेर कैर और कैर का डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये हमेशा बार बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैर भी एक डेटा टाइप है, वेर कैर भी एक डेटा टाइप है। कैर भी स्ट्रिंग को और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को स्टोर करता है, वेर कैर भी सेम चीजों को, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपकी बुक में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो बच्चों, टर्मिनोलॉजीज जानने के बाद में अब हम आ गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हम पढ़ने वाले क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माईएसक्यूएल। सबसे पहले है, अगर मान लीजिए एक हायरार्की समझिए। हायरार्की क्या है, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं डेटाबेस बना रही हूँ, तो डेटाबेस के अंदर क्या होंगे, मेरे बहुत सारे टेबल्स होंगे, और टेबल्स के अंदर क्या होंगे, हमारे रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेटाबेस। तो डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस सिंटेक्स है, यूज कर लेंगे इसको तो वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे। टेबल को क्रिएट करने का तरीका क्या है बेटा, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल सिंटेक्स आपको लगाना पड़ेगा, मतलब टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब टेबल क्रिएट हो जाएगा तब मुझे क्या बनाने हैं, रोज एंड कॉलम्स उसके अंदर इंसर्ट करने। बच्चों, जब हम लोग बनाते हैं क्या टेबल, तभी हम उसके कॉलम के नेम स्पेसिफाई कर देते हैं। जब कॉलम की बात की जाए, जब कॉलम का डेफिनेशन आता है, तो कॉलम के डेफिनेशन के अंदर कॉलम का नेम आता है और उसके डेटा टाइप आते हैं, साइज आता है, ये सारी चीजें प्लस कंस्ट्रेंट आते हैं। तो ये 4 चीजें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी क्या, जब आप टेबल का कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये कॉलम का डेफिनेशन कहलाता है, कॉलम के अंदर हम क्या क्या चीजें स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद क्या आता है, जैसे मेरे कॉलम्स बन गए, अब मैं रो इंसर्ट करना स्टार्ट करूंगी। तो रो इंसर्ट करने के लिए, रो के लिए क्या होता है बेटे, इंसर्ट इनटू कमांड होता है। इंसर्ट इनटू कमांड क्या करता है, टेबल में वैल्यूज पुटअप करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद देखें तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में अगर मैं सेट ऑफ कॉलम्स, पर्टिकुलर किसी भी कॉलम में अगर मैं डेटा डाल रही हूं, तो उसका डेटा क्या होगा, किसी टाइप का होगा, यूनिक होगा, मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा, वो यूनिक होंगे। नेक्स्ट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शंस हो गए आपके, या फिर जोन वाइज कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो जोन ए बी सी। इससे क्या होता है, गलती या टाइपिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। जब आप क्लास 11th का डेटा डाल रहे हैं तो आप हर जगह क्लास का वैल्यू क्या होगा, 11th ही होगा। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेट कर दिए क्लास 11, तो बिना आपकी किसी मेहनत के डायरेक्टली उस कॉलम में 11 11 11 जो है वो आते चला जाएगा हर एक रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद आता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की मैंने अभी बताया क्या है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वो यूनिक भी नहीं रहने देता है। नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया प्राइमरी की के बारे में, प्राइमरी की क्या करता है, उसको यूनिक भी रखता है और
नल नहीं रहने देता, मतलब खाली नहीं रहने देगा, और डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आप फिर से ऐसे कॉलम्स में लगा सकते हैं जिसको ना ही आप खाली छोड़ना चाहते हैं और ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करना चाहते हैं। प्राइमरी की के बाद आता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है बेटा, रेफरेंस के लिए यूज होता है। दूसरे टेबल के प्राइमरी की को या दूसरे टेबल के किसी भी कॉलम को अगर मैं अपने टेबल में, मास्टर टेबल में ऐड करना चाहती हूँ तो वो क्या हो गया, एक रेफरेंशियल पर्पस के लिए यूज होता है फॉरेन की। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास को या किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का गाइड टीचर कौन है, मैं टीचर टेबल और स्टूडेंट टेबल को मर्ज करके रेफरेंस देना चाहती हूँ, क्या, फॉरेन की का यूज करते हुए। इसके बाद आते हैं क्या, सिलेक्ट स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, जब मेरा डेटा स्टोर हो गया, जब मैंने डेटा को डाल दिया, मैंने रिकॉर्ड्स बना लिए, कॉलम्स इंप्लीमेंट कर लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका आउटपुट चाहिए होगा अपने स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में या तो हम पूरा डेटा कवर करेंगे। तो मान लीजिए अगर मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के अंदर में बहुत सारे कॉलम, मतलब मान लीजिए 4 कॉलम्स हैं और 10 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन पूरे डेटा को जब मुझे कलेक्ट करना है तब मैं क्या लगाऊंगी, सिलेक्ट क्वेरी फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। सिलेक्ट स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है, अगर आप पूरे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। देखिए फॉर ऑल रिकॉर्ड्स के लिए स्टेटमेंट कैसा बनेगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का साइन आप लगाएंगे फ्रॉम करके टेबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और लास्ट में लगाना क्या इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाएगा तो सेकंड देखिए फॉर सम रिकॉर्ड्स, किसी किसी रिकॉर्ड्स के लिए। तो रिकॉर्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम का नाम आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, कुछ कॉलम्स चाहिए, तो आप कॉलम का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल का नाम। और जब मुझे कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसमें लिए मुझे वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट के साथ में क्या आता है, वेयर क्लॉज अटैच्ड आता है। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, कंडीशन पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल जिनका जो मार्क्स है वो 33 आया है या 33 के बीच में आया है, उसको मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या आता है बेटा, देखिए बेस्ड ऑन लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, उसके बीच में मुझे सिर्फ एक या दो चीजों का ही यूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जोन वाइज, क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, और वेयर क्लॉज लगाने के बाद में आपने क्या लिखा है, जोन, और जोन में लगाया है इन। जोन इन ए बी सी या डी, अगर आपके जोन होंगे ए बी सी या डी तो इन चारों को लेगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं लेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जहां पर आप ए और बी को नहीं लेना चाहते हैं तो जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। क्या, यहाँ पर मैंने लिखा था इन, यहाँ पर लिख देंगे आप नॉट इन। तो जब नॉट इन लिख देंगे तो क्या होगा, ए और बी को एलिमिनेट करके सिर्फ सी और डी को ही लेगा। चलिए तो बात करते हैं पैटर्न बेस या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में जब आप मंगाएंगे तब कैसे देखेंगे। देखिए इसकी सिलेक्ट क्वेरी कैसे होगी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल वेयर नेम लाइक कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे। लाइक कीवर्ड में अगर आपको बोला गया है कि ए से स्टार्ट होने वाले या ए पे एंड होने वाले सारे नाम आप निकालिए, तो वहां पर सिंटेक्स ऐसा बनेगा, फ्रॉम ईएमपीएल नेम लाइक, परसेंटेज का सिंबल वहां यूज होता है जहां पर आप चीजों को चेंज करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको बोला गया है कि ए से एंड होने वाले आप नामों को निकालिए तो परसेंट ए आप लगाएंगे, और अगर ये चेंज होके बोला गया कि ए से स्टार्ट होने वाले पे लगाइए तो आप क्या पैटर्न क्या हो जाएगा, ए स्टार्टिंग में आ जाएगा और परसेंटेज का जो सिंबल होगा वो बाद में आएगा। या कभी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए या कहीं पर भी बीच में डबल ई आना है और ये आपका नाम होने वाला है, जैसे कि संजीव आपका नाम है, तो संजीव में क्या होगा, डबल ई किसी भी पोजीशन में बीच में कहीं आ रहा है तो वहां पर 2% के सिंबल लगेंगे और बीच में डबल ई आएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे क्या, पैटर्न मैचिंग, जब आपको किसी कैरेक्टर को स्पेसिफाई करने बोला है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई है ही नहीं, कोई कैरेक्टर दिया ही नहीं गया, आपको सिर्फ बोल दिया गया है 4 लेटर्स वाले या 5 लेटर्स वाले कैरेक्टर्स को या नामों को शॉर्टलिस्ट करना है, तब आप कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल वेयर नेम लाइक, 4 अंडरस्कोर आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है लाइक, और डबल कोट्स के अंदर में 4 अंडरस्कोर स्पेसिफाई किए, मतलब 4 कैरेक्टर्स वाले को ये शॉर्टलिस्ट करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है,
अपडेट एंड सेट कमांड, अपडेट एंड सेट कमांड मतलब अपडेट करना है टेबल को और किसी कॉलम के किसी रिकॉर्ड को सेट करना है। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या बोला गया है, अपडेट ईएमपीएल, ईएमपीएल क्या है हमारा टेबल का नाम है, सेट करना है, किसको सेट करना है, सैलरी को, सैलरी को कितनी सेट करनी है, इक्वल्स टू 10,000 वेयर, जहां पर ईएमपी कोड SR9011 है। मतलब पूरे ये एक कॉलम होगा ईएमपी कोड, ईएमपी कोड के अंदर वो सर्च करेगा इस वाले कोड को, और जहां पर भी उसको ये वाला कोड मिल गया उसकी सैलरी को मॉडिफाई कर देगा 10,000 में, इक्वल्स टू 10,000 वो बना देगा। इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, ऑल्टर टेबल कमांड है। ऑल्टर टेबल कमांड के अंदर में हम लोग ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या, टेबल के कॉलम को या टेबल को मॉडिफाई किया जा सकता है, या फिर किसी चीजों को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले बता रही थी क्या, कॉलम का डेफिनेशन, अगर मुझे कॉलम का डेफिनेशन चेंज करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, तब मैं चेंज को यूज कर सकती हूँ। ऑल्टर के टेबल के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऑल्टर टेबल के अंदर क्या है, ऑल्टर टेबल ईएमपीएल मतलब फिर से टेबल का नाम, जैसे मैं लिखती हूँ ऑल्टर टेबल तो मुझे यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना होता है, टेबल का नाम। उसके बाद क्या है, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना चाहती हूँ, सैलरी, और सैलरी का क्या है, डेफिनेशन यहाँ चेंज हो रहा है। सैलरी हो सकता है पहले 6 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है और उसका साइज चेंज करना है। तो ये देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑल्टर टेबल ईएमपीएल मॉडिफाई सैलरी फ्लोट 5,2, तो ये दे दिया मैंने क्या, साइज। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो ऑल्टर टेबल ईएमपीएल ऐड करना है, क्या, कमीशन नाम का एक कॉलम ऐड करना है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑल्टर टेबल ईएमपीएल ऐड स्पेसिफाई किया है, ऐड करने के बाद में कमीशन लिखा है, कमीशन का फिर मुझे क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप और साइज देना पड़ेगा, और उसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, क्या डेफिनेशन लिखी है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, 10% ऑफ सैलरी, तो जिस बंदे की जो भी सैलरी होगी उसका 10% उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या है, डिलीट और ड्रॉप दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही डिलीट करने का काम करता है। डिलीट किसको डिलीट करता है, रिकॉर्ड्स को, मतलब हमारे रोज को, और ड्रॉप कमांड क्या करता है, या तो टेबल को डिलीट करता है या तो कॉलम्स को डिलीट करता है बच्चों। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए डिलीट कमांड है, डिलीट फ्रॉम ईएमपीएल वेयर सैलरी इज लेस देन कितना, 10,000, 10,000 से लेस देन जिसकी भी सैलरी मिलेगी उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, सिर्फ एक नहीं सारे कॉलम्स के रिकॉर्ड्स को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए ड्रॉप कॉलम, फर्स्ट नेम नाम का मेरा कोई कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो यहाँ पर कमांड कैसा बनेगा, ड्रॉप कॉलम, फर्स्ट नेम वाला कॉलम ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट है, अगर मुझे पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है तब कैसे आएगा, ड्रॉप टेबल ईएमपीएल, नथिंग एल्स। तो मैंने क्या करा है, टेबल नाम है जो ईएमपीएल नाम का टेबल है, इस पूरे को ही डिलीट कर दिया है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, MySQL की सारी चीजें यहाँ पर कवर हो गई है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी भी रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं या कोई डिटेल नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।